दिख रहा है। तो देखिए सबसे पहले मैं सिलेबस की बात कर रहा था। तो जो आपके सेकंड टर्म का सिलेबस है 11th क्लास का, उसमें हमने पढ़ा था यहाँ से। जब मैं आया तो कंडीशनल स्टेटमेंट पढ़ाए थे आपको, फ्लो ऑफ कंट्रोल बताया था, इटरेटिव स्टेटमेंट, ये फर्स्ट टर्म में हो गए थे। लेकिन सेकंड टर्म में आपका स्ट्रिंग रह गया था, वो हमने सेकंड टर्म में किया। और उसके बाद हमने लिस्ट कर लिया है, लिस्ट के टपल और डिक्शनरी ये हो गया है, और एक फंक्शन चैप्टर हमने किया था। तो सेकंड टर्म में आप देख रहे हैं सिलेबस कहाँ से आएगा, सेकंड यूनिट और थर्ड यूनिट आपकी आएगी। तो टर्म 2 लिखा हुआ है, तो टर्म 2 में लिस्ट आएगी जो हो चुकी है, उसके बाद टपल आएगी जो हो चुकी है, फिर डिक्शनरी आएगी जो हमने लास्ट क्लास में खत्म कर ली है। तो डिक्शनरी तक हमने कर लिया था। उसके बाद हम जब फंक्शन चैप्टर पढ़ा था तो ये मॉड्यूल उसमें कवर हो गए थे। 3 मॉड्यूल आपके सिलेबस में है, मैथ मॉड्यूल, रैंडम मॉड्यूल और स्टैटिस्टिक्स मॉड्यूल। तो ये मॉड्यूल हो गए। अब एक चैप्टर आपका बचा हुआ है और एक यूनिट भी बची हुई है। वो एक चैप्टर की एक यूनिट है जिसका नाम है सोसाइटी, लॉ एंड एथिक्स। तो इसके अंदर हम पढ़ने वाले डिजिटल फुटप्रिंट्स। अच्छा, एक जो हमारा हर महीने पहले बुधवार को जो प्रोग्राम चल रहा है स्कूल में, साइबर जागरूकता, वो उसका जो टॉपिक है और आपके जो लास्ट वाली जो यूनिट है उसमें दोनों में सिमिलर है काफ़ी चीज़ें। तो अगर आप वो अटेंड करेंगे तो भी बहुत सारे टॉपिक वहाँ कवर हो जाएंगे। तो इसमें हम क्या पढ़ते हैं कि हमारी सोसाइटी में आईसीटी का यूज़ कैसे हो रहा है, और आईसीटी को यूज़ करने के क्या नियम है भारत सरकार के, और क्या एथिक्स होने चाहिए, किस तरह से उनको यूज करना है, और अगर कोई उसको मिसयूज कर रहा है तो कैसे उससे बचना चाहिए। तो बहुत सारे टॉपिक्स के बारे में हम जानेंगे कि डिजिटल फुटप्रिंट्स क्या होते हैं, डिजिटल सोसाइटी और नेटिजन्स क्या होते हैं। सिटीजन होते हैं किसी कंट्री के, ऐसी नेट को यूज करने वाले लोग क्या कहलाते हैं, नेटिजन्स। सो और ऐसी सोसाइटी जहाँ पर डिजिटल टेक्नोलॉजी को यूज किया जा रहा है वो डिजिटल सोसाइटी कहलाएगी। नेट एटिकेट्स क्या होते हैं, कम्युनिकेशन एटिकेट्स क्या होते हैं, इंटरनेट को यूज करने के क्या एटिकेट्स होते हैं, कोई मैसेज आप भेज रहे हैं या रिसीव कर रहे हैं उसके एटिकेट्स क्या है, सोशल मीडिया यूज करने के एटिकेट्स क्या है, डेटा प्रोटेक्शन, अपने डेटा को कैसे प्रोटेक्ट करें, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट कैसे होते हैं, जैसे कॉपीराइट है, पेटेंट है, ट्रेडमार्क है, इनमें क्या अंतर होते हैं, वायोलेशन ऑफ आईपीआर। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या होती है, बौद्धिक संपदा अधिकार उस पर। जैसे आपने कोई कविता बनाई है, आपने कोई मूवी बनाई है, आपने कोई वीडियो बनाया है, वो आपकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, तो उस पर आपके अधिकार होते हैं। बहुत से लोग इंटरनेट से दूसरे को चुरा के अपने नाम से भेज देते हैं, उस घटना को बोलते हैं प्लेजियरिज्म, साहित्यिक चोरी। कॉपीराइट इन्फ्रिजमेंट, किसी और का है आपने अपने नाम से दे दिया बिना परमिशन के, तो ये लग जाएगा। ट्रेडमार्क इन्फ्रिजमेंट। सो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, और लाइसेंसिंग कैसे होती है, क्रिएटिव कॉमन्स इन जीपीएल एंड अपाचे, यानी किसी और की बनी हुई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को अगर उन्होंने लाइसेंस दे रखा है तो कैसे यूज किया जा सकता है। फिर आप देख रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक, साइबर क्राइम्स। आजकल भारत सरकार इस पे बहुत जोर दे रही है कि जागरूक बनाना साइबर उपभोक्ता को। तो साइबर क्राइम क्या होता है, और डिफरेंट तरह के साइबर क्राइम कौन कौन से होते हैं, जैसे हैकिंग, ईव्सड्रॉपिंग, फिशिंग, फ्रॉड मेल्स, रैनसमवेयर। प्रिवेंटिंग साइबर क्राइम्स, कैसे साइबर क्राइम से बचें। साइबर सेफ्टी, सेफली ब्राउजिंग द वेब, आइडेंटिटी प्रोटेक्शन, कॉन्फिडेंशियलिटी, साइबर confidentiality and cyber trolls and bullying, safely accessing website, malware, viruses, trojan horses, कितने तरह के ये आपके वायरस वगैरह होते हैं। ई वेस्ट मैनेजमेंट कैसे करना है, अगर आपका मोबाइल फोन खराब हो जाता है, कंप्यूटर खराब हो जाता है, तो उसको कैसे उसको ई वेस्ट, उसको बोलते हैं ई कबाड़ा या ई वेस्ट बोलते हैं, तो उसको किस तरह से मैनेज करते हैं, कैसे मैनेज करना चाहिए, अगर उसको अनप्रॉपर वे में मैनेज किया जाता है तो क्या क्या उससे नुकसान है। फिर हमारा इंडियन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट क्या कहता है। टेक्नोलॉजी और सोसाइटी में हम देखेंगे जेंडर एंड डिसेबिलिटी इश्यूज विद व्हाइल टीचिंग एंड यूजिंग कंप्यूटर्स। तो ये आपका सिलेबस है। और एनसीईआरटी की बुक में 11th की बुक आप जब देखेंगे तो लास्ट चैप्टर है आपका, चैप्टर नंबर 11, जिसका नाम है सोसाइटल इम्पैक्ट। वो इन यूनिट को कवर करता है। तो वही वो बता रहे हैं, चैप्टर नंबर 11 सोसाइटल इम्पैक्ट। रेडी है लास्ट चैप्टर, लास्ट यूनिट पढ़ने के लिए? यस सर। हमारे साथ जुड़े शिवम सिंह। और इन रिसेंट ईयर्स the world around us has seen a lot of change due to use of digital technology.
तो जो हमारे आसपास हो रहा है वो क्या हो रहा है, बहुत तेजी से डिजिटल तकनीक हमारे जीवन में प्रवेश कर रही है. So these changes have made a dramatic impact on our lives, making things more convenient, faster and easier to handle. तो इन डिजिटल तकनीक के प्रयोग से क्या हो रहा है, बहुत सारी चीजें आसान हो रही हैं, बहुत फास्ट हो रही हैं और आसान भी हो रही है हैंडल करने के लिए. इन पास्ट पुराने समय में कोई जब चिट्ठी भेजते थे तो कई, अगर आपने 5 लोगों को चिट्ठी भेजी है तो अलग अलग उनको रिसीव करते थे, किसी को 2 दिन में मिल रही है, किसी को 3 दिन में मिल रही है, किसी को 4 दिन में मिल रही है. लेकिन आज हम ईमेल को एक ही टाइम पर सारे लोगों को भेज सकते हैं, जिससे हमारा कम्युनिकेशन बहुत एफिशिएंट और प्रोडक्टिव हुआ है. बैंकिंग इंडस्ट्री की बात करें या उड्डयन मंत्रालय जो होता है, उड़ान या फ्लाइट से उसको मैनेज किया जाता है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन हो, ई कॉमर्स हो, हर क्षेत्र में हमारी डिजिटल टेक्नोलॉजी यूज हो रही है. So applications of digital technologies have redefined and evolved all sphere of human activities. तो जीवन के हर क्षेत्र में डिजिटल टेक्नोलॉजी आजकल यूज हो रही है. So today more and more people are using digital technologies through smartphones, computer etc. with the help of high speed internet. तो high speed internet भी सबकी पहुंच में है. So why did the digital technologies become so widespread? तो ये डिजिटल टेक्नोलॉजी इतनी तेजी से क्यों फैल रही है, ये प्रश्न सामने आता है. सो इंट्रोडक्शन ऑफ पर्सनल कंप्यूटर्स, इंटरनेट फॉलोड बाय, पहले तो कंप्यूटर था, इंटरनेट था, कुछ लोगों के पास था, अब स्मार्टफोन भी आ गए, वो भी कंप्यूटर की तरह काम कर रहे हैं. तो कॉमन मैन की रीच में ये टेक्नोलॉजी आ गई है, इसलिए बहुत तेजी से इनका प्रसार हो रहा है. सो व्हाइल वी रीप द बेनिफिट्स ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजीज, दिस टेक्नोलॉजीज कैन आल्सो बी मिसयूज्ड. जब हम डिजिटल टेक्नोलॉजी के फायदे की बात करते हैं तो उसके साथ साथ हमें ये देखने में आता है कि उसका मिसयूज भी हो जाता है, उसका गलत प्रयोग भी कुछ लोग करते हैं. So let's look at the impact of these technologies on our society and the best practices can ensure a productive and safe digital environment for us. तो हम इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे कि हमारी सोसाइटी में कैसे हम इनका सही उपयोग कर सकते हैं और बचाव कर सकते हैं. जो मिसयूज करने वाले लोग हैं, जो साइबर क्रिमिनल्स हैं, उनसे अपना बचाव कैसे कर सकते हैं. तो इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे. सबसे पहले इंट्रोडक्शन हम पढ़ चुके हैं डिजिटल फुटप्रिंट्स के बारे में, डिजिटल सोसाइटी और नेटिजन के बारे में, डेटा प्रोटेक्शन, साइबर क्राइम, इंडियन आईटी एक्ट और इम्पैक्ट ऑन हेल्थ. सबसे पहले पढ़ते हैं डिजिटल पद चिन्ह, फुटप्रिंट्स. जैसे जब शेर निकल के जाता है तो क्या छोड़ देता है, अपने पैरों के निशान छोड़ देता है. ऐसे ही कोई इंटरनेट यूज करने वाला यूजर जब इंटरनेट यूज करता है तो अपने डिजिटल फुटप्रिंट छोड़ देता है कि कौन से आईपी एड्रेस से वो नेटवर्क में कनेक्ट हुआ, किस टाइम पर उसने क्या एक्टिविटी की, ये सब इंटरनेट पे रिकॉर्ड रहती है. इसी को क्या बोलते हैं, डिजिटल फुटप्रिंट्स. सो हैव यू एवर सर्च्ड ऑनलाइन फॉर एनी इंफॉर्मेशन? प्रश्न पूछा गया है कि आपने कभी ऑनलाइन की इंफॉर्मेशन को सर्च किया है. हैव यू एवर परचेज्ड एन ऑनलाइन टिकट or responded to your friend's email or checked the score of a game online? Whenever we surf the internet using smartphone, tablet, computers, etc., we leave a trail of data reflecting the activities performed by us online, which is our digital footprints. तो हम जब भी इंटरनेट पे कुछ भी करते हैं तो वो क्या करता है, वो कहीं ना कहीं वो स्टोर रहता है इंटरनेट पर, और इसी इंफॉर्मेशन को, ये जो हमारी एक्टिविटी की ट्रेल है, उसको क्या बोलते हैं, डिजिटल फुटप्रिंट्स. So can your digital footprint be used to judge your attitude and work ethics? एक सवाल पूछा उन्होंने, क्या आपके डिजिटल फुटप्रिंट से कोई इस बात का अंदाजा लगा सकता है कि आपका नेचर कैसा है, या आपकी आदतें कैसी हैं, या आप किस तरह की इंटरनेट पर काम करना पसंद करते हैं? तो इसका आंसर क्या होगा, बताइए. आपके डिजिटल फुटप्रिंट्स को देखकर, एक मिनट, प्रिंसिपल सर का फोन आ रहा है. यस सर. ये देख लो किन लोगों ने नहीं किया ये निष्ठा कोर्स. हाँ वो मैंने शेयर कर दी है, मैं देख लूंगा, अभी क्लास चल रही है ना. कर लेना इसको, है ना, भर देना. ओके. तो नहीं, जिनके नहीं हुए उनको भेजना था, उनको भेजना. तो शिवम आवाज आ रही है मेरी? यस सर, आ रही है. हाँ, तो इस सवाल ये पूछा गया, कैन योर डिजिटल फुटप्रिंट बी यूज्ड टू जज योर एटीट्यूड एंड वर्क एथिक्स? यस सर, हो सकता है सर. हाँ, क्योंकि आप YouTube पर भी जिस तरह के वीडियो आप देख रहे हैं
उससे क्या पता चल रहा है, उस तरह के वीडियो या उस तरह की आपका नेचर है या उस तरह के वीडियोस आप देखना पसंद करते हैं, तो वैसे ही वीडियो की सजेशंस भी आने लगेंगी, उसी तरह के वीडियो सर्च होके वो अपने आप आपको दिखाने लगेंगे। तो ये भी करते हैं वो आपके बड़ी बड़ी कंपनी जो गूगल्स वगैरह हैं, आपके एटीट्यूड के अकॉर्डिंग ही एडवर्टाइज और डाटा सर्च करके आपको दे देती है। सो अवर डिजिटल फुटप्रिंट्स कैन बी क्रिएटेड एंड यूज्ड विद और विदाउट अवर नॉलेज। तो अगर वो इंटरनेट पे किसी फाइल में ये सेव है कि आपने कौन कौन सी वेबसाइट देखी है, तो उसके हिसाब से उस डाटा को यूज किया जा सकता है। उस वेबसाइट में अगर आपने पासवर्ड डाला था या कोई डेटा अपना इनपुट किया था, तो उस डेटा को चुराया जा सकता है। सो इट इंक्लूड्स वेबसाइट वी विजिट, क्या क्या होता है उस डिजिटल फुटप्रिंट पे, कि कौन कौन सी वेबसाइट हमने विजिट की, कौन सा ईमेल हमने किस एड्रेस पर भेजा, एंड एनी इंफॉर्मेशन भी सबमिट ऑनलाइन एटसेट्रा अलोंग विद द कंप्यूटर्स आईपी एड्रेस, लोकेशन एंड अदर डिवाइस स्पेसिफिक डिटेल्स। सो सच डेटा be used for targeted advertisement and could also be misused or exploited. Thus, it is good to be aware of the data trail we might be leaving behind. So this awareness should make us cautious about what we are write, upload or download or even browse online. ठीक है, तो इंटरनेट पे अगर आप कुछ भी कर रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं रिकॉर्ड हो रहा है, इस चीज को ध्यान में रखना चाहिए हमेशा। सो देयर आर टू काइंड्स ऑफ डिजिटल फुटप्रिंट्स वी लीव बिहाइंड। तो दो तरह के डिजिटल फुटप्रिंट्स होते हैं, एक एक्टिव डिजिटल फुटप्रिंट और दूसरे दूसरे कैसे होंगे। एक्टिव पैसे पढ़ा ना आपने, एक एक्टिव है तो दूसरा कैसा होगा। आप हो ऑनलाइन। So there are two type of digital footprints we leave behind. First one, active digital footprints, which includes data we intentionally submit online. तो एक्टिव वाला क्या कौन सा है, जो हमने जानबूझ के डेटा, हमारी नॉलेज में कोई डेटा है, जैसे हम कोई फॉर्म भर रहे हैं, फॉर्म भरने में हमने डिटेल भरी, अपना नाम भरा, अपना मोबाइल नंबर फिल किया, तो वो क्या है, एक्टिव डिजिटल फुटप्रिंट है। सो दिस वुड इंक्लूड ईमेल भी, राइट, ईमेल भी हम टाइप करते हैं, हमें मालूम होता है कि हम किसको भेज रहे हैं, क्या डेटा भेज रहे हैं, एंड रिस्पॉन्सेज और पोस्ट वी मेक ऑन डिफरेंट वेबसाइट ऑन मोबाइल और एप्स। सो द डिजिटल डेटा ट्रेल वी लीव ऑनलाइन अनइंटेंशनली इज कॉल्ड पैसिव डिजिटल फुटप्रिंट्स। तो अनइंटेंशनली हमें पता नहीं है और हमने कोई वेबसाइट सर्च कर ली, वैसे ही एक लिंक से दूसरे पे चले गए, फिर हम वापस आ गए, तो आपने कोई डेटा वहां पे फिल नहीं किया है, अनइंटेंशनली वो सर्च हो गई है, लेकिन जो भी सर्च हुआ है वो ट्रेल तो बन गई उसकी। तो ऐसे डिजिटल फुटप्रिंट्स जो अनइंटेंशनली क्रिएट हो जाते हैं वो कहलाते हैं पैसिव डिजिटल फुटप्रिंट्स, और जो इंटेंशनली किए जाते हैं वो एक्टिव डिजिटल फुटप्रिंट्स होते हैं। सो दिस इंक्लूड्स द डेटा जनरेटेड व्हेन वी विजिट अ वेबसाइट। एक मिनट, मैं 5 मिनट में क्लास क्लोज करता हूँ, फिर देखता हूँ, 5 मिनट और वेट करें, फिर मैं भी अपनी क्लास स्टार्ट कर लेती हूँ, आती हो गई। ठीक। So the digital data we leave online unintentionally is passive digital footprints. So this includes the data generated when we visit a website, use mobile app, browse internet as shown in the figure 11.1. तो आप देख रहे हैं 11.1 में क्या हो रहा है, एग्जाम्पलर वेब एप्लीकेशन दैट रिजल्ट इन डिजिटल फुटप्रिंट्स। जैसे आप फेसबुक चला रहे हैं, व्हाट्सएप चला रहे हैं, कोई भी इतनी सारी वेबसाइट है, ईमेल चला रहे हैं, इतनी सारी दे दी, ये सब क्या बना रहे हैं, आपके डिजिटल फुटप्रिंट बना रहे हैं। सो एवरीवन हु इज कनेक्टेड टू द इंटरनेट मे हैव अ डिजिटल फुटप्रिंट। विद मोर यूजेस द ट्रेल ग्रोज। अगर ज्यादा यूज कर रहे हैं तो आपकी ट्रेल जो है वो ज्यादा बड़ी होगी। ऑन एग्जामिनिंग द ब्राउजर सेटिंग वी कैन फाइंड आउट हाउ it stores our browsing history, cookies, password, autofills and many other types of data. So beside browser, most of our digital footprints are stored in server where the applications are hosted. तो कभी कभी तो आपको लगेगा कि हमारे मोबाइल की कुकीज में या ब्राउजर में डेटा सेव है, लेकिन कभी कभी क्या होता है, डेटा हमारा ब्राउजर पे सेव होता है। तो ऐसा नहीं है कि आप अपने मोबाइल से डिलीट कर दिया और समझेंगे वो डिजिटल फुटप्रिंट हट गए। तो डिजिटल फुटप्रिंट कहाँ रहेंगे, सर्वर पर भी रहते हैं। So we may not have access to remove or erase the data, either do we have any control on how the data will be used. तो उस डेटा पर जो सर्वर में स्टोर हुआ है उस पर हमारा कंट्रोल नहीं है, और हमारा उस पर कभी कंट्रोल नहीं है कि उस डेटा को सर्वर से कोई भी जिसका सर्वर पे एक्सेस होगा वो कैसे यूज करेगा। So therefore once a data trail is generated, even if we later try to erase data about our online activities, the digital footprint still remain. बाद में अगर हम चाहें कि हम अपनी डेटा फुटप्रिंट को हटा दें
तो आप कितनी जगह से हटाओगे, तो डेटा फुटप्रिंट फिर भी बचे रहते हैं। सो देयर इज नो गारंटी दैट द डिजिटल फुटप्रिंट्स विल बी फुल्ली एलिमिनेटेड फ्रॉम द इंटरनेट। इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि आप कितनी भी कोशिश करें, एक सर्वर से भी आपने हटा लिए तो हो सकता है वो एक सर्वर से किसी दूसरे सर्वर में भी कॉपी हो, इस बात की कोई गारंटी नहीं है डिजिटल फुटप्रिंट आपके पूरी तरह से डिलीट हो जाए इंटरनेट से। सो देयरफॉर वी नीड टू बी मोर कॉशियस व्हाइल बीइंग ऑनलाइन। इसलिए हमें जब भी ऑनलाइन एक्टिविटी हम करते हैं, इंटरनेट का यूज करते हैं, तो ज्यादा सावधान रहने की, सतर्क रहने की आवश्यकता है। सो ऑल आवर ऑनलाइन एक्टिविटीज लीव अ डेटा ट्रेस ऑन इंटरनेट एज वेल एज ऑन द कंप्यूटिंग डिवाइस दैट वी यूज। तो जिस डिवाइस से हम कर रहे हैं उस पर तो रहता ही है, इसके अलावा इंटरनेट पे जो सर्वर है वहां पर भी वो डेटा स्टोर हो जाता है। तो दिस कैन बी यूज टू ट्रेस द यूजर। और इस डेटा को किस लिए यूज किया जाता है, यूजर को ट्रेस करने के लिए, उसकी लोकेशन पता करने के लिए, उसकी डिवाइस की इंफॉर्मेशन लेने के लिए, और बहुत सारे अलग डेटा की डिटेल लेने के लिए। समझ में आया क्या है डिजिटल फुटप्रिंट्स? यस सर, आ गया। तो नेक्स्ट है डिजिटल सोसाइटी एंड नेटिजन्स। तो ऐसी सोसाइटी कैसे बनती है, समाज से, लोगों से। तो अगर ऐसी सोसाइटी जहां पर सब लोग डिजिटल टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं तो वो सोसाइटी क्या कहलाएगी, डिजिटल सोसाइटी। और ऐसे नागरिक, ऐसे सिटीजन जो इंटरनेट का या नेट का यूज करते हैं वो क्या कहलाते हैं, नेटिजन्स। तो डिजिटल सोसाइटी के अंदर नेटिजन को, जैसे किसी देश के नागरिक को, किसी देश के सिटीजन को देश के प्रति उसके क्या कर्तव्य हैं उस बात की चीज ध्यान रहना चाहिए। ऐसी डिजिटल सोसाइटी में जब हम डिजिटल टेक्नोलॉजी को यूज कर रहे हैं तो नेट को यूज करने के क्या एटिकेट्स होते हैं, क्या मर्यादाएं होती हैं, उनको याद रखना है। फिर कम्युनिकेशन जब हम कर रहे हैं तो उसकी क्या मर्यादाएं, उसको याद रखना है, कम्युनिकेशन एटिकेट्स। और फिर तीसरी चीज है जब हम सोशल मीडिया को यूज कर रहे हैं तो उसके एटिकेट्स क्या हैं। ठीक है, तो इस टॉपिक को पढ़ते हैं और फिर आगे कल पढ़ेंगे। बस ये आपका डिजिटल सोसाइटी एंड नेटिजन्स के बारे में पढ़ लेते हैं। तो क्वेश्चन ये भी आ सकता है, एज अ डिजिटल सिटीजन को क्या बोलेंगे, नेटिजन। लिस्ट वेरियस सर्विसेज दैट यू अवेल ऑनलाइन। तो एक डिजिटल सिटीजन होने के नाते बताइए कि आप कौन सी ऐसी सुविधाएं हैं जिनको ऑनलाइन आप एक्सेस करते हैं। तो स्कूल में फीस भरनी हो, या किसी का आधार कार्ड एडिट करवाना हो, आजकल तो बहुत सारी, या गैस ऑनलाइन बुक करनी हो, या कुछ ऑनलाइन शॉपिंग करनी हो, है ना, ऐसे बहुत सारी सेवाएं हो सकती है। सो एज अवर सोसाइटी इज inclines towards using more and more digital technologies, we end up managing most of our tasks digitally. So in this era of digital society, our daily activities like communication, social networking, banking, shopping, entertainment, education, transportation, etc. are increasingly being driven by online transaction. जैसे अभी क्या हो रहा है, हम दुकान पे जाते हैं तो पेटीएम से पेमेंट कर देते हैं। हमारा अगर टाटा स्काई का रिचार्ज खत्म हो जाता है तो मैं पेटीएम से कर देता हूँ, उसको ऑनलाइन पे कर देता हूँ। और हमारा मोबाइल का रिचार्ज किसी का खत्म हो जाए घर में तो उसको भी ऑनलाइन कर रहा हूँ मैं। तो ऐसे ऑनलाइन एक्टिविटी हमारी बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है। So digital society thus reflect the growing trend of our digital technologies in all spheres of human activities. But while online, all of us need to be aware of how to conduct ourselves. लेकिन जब हम ऑनलाइन होते हैं, इंटरनेट से जुड़े होते हैं, तो हम सबको अवेयर होना चाहिए कि हमारा व्यवहार कैसा हो इंटरनेट पर। How best to relate with others. वो सबसे अच्छा तरीका क्या हो सकता है जब इंटरनेट पे दूसरों से जुड़ रहे हो। एंड व्हाट एथिक्स, मोरल्स एंड वैल्यूज टू मेंटेन। तो हमारी नैतिक जिम्मेदारी और हमारे मूल्य किस तरह के हमें बनाने चाहिए, हमारी मर्यादा क्या होनी चाहिए, इस बात का भी हमें ध्यान रखना चाहिए। एनीवन हु यूजेस द डिजिटल टेक्नोलॉजी अलोंग विद इंटरनेट इज अ डिजिटल सिटीजन और अ नेटिजन। कोई भी यूजर, एनीवन हु यूजेस डिजिटल टेक्नोलॉजी along with internet is a digital citizen or a netizen. So being a good netizen means practicing safe, ethical and legal use of the digital technology. A responsible netizen must abide by the net etiquettes, communication etiquettes and social media etiquettes. तो एक जिम्मेदार डिजिटल तकनीक का यूज करने वाला नागरिक कौन कौन सी चीजों का ध्यान रखेगा, नेट एटिकेट्स का, कम्युनिकेशन एटिकेट्स का और सोशल मीडिया एटिकेट्स का। तो सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं नेट एटिकेट्स। तो नेट एटिकेट्स को आप यहाँ एक सर्किल दिया हुआ है, इसमें शॉर्ट में समझ सकते हैं। तो आपको तीन चीजों का ध्यान रखना है, बी एथिकल, बी रेस्पेक्टफुल, बी रिस्पॉन्सिबल। तो देखो पहले देखते हैं ग्रीन वाला, बी रेस्पेक्टफुल, यानी
दूसरे की प्राइवेसी का सम्मान करना है। अगर किसी ने अगर उस पर लॉक लगा रखा है तो जानबूझ के उसके पासवर्ड को गैस करके उसकी प्राइवेट डेटा को नहीं देखना है। दूसरे की प्राइवेसी को रेस्पेक्ट करना है। अगर कोई नहीं दिखाना चाह रहा, अपनी कोई सी इंफॉर्मेशन को शेयर नहीं करना चाह रहा, तो गलत तरीके यूज करके उसको जानने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। तो रेस्पेक्ट प्राइवेसी, रेस्पेक्ट डाइवर्सिटी। समाज में अलग अलग तरह के लोग हैं, अलग अलग, और हिंदुस्तान में तो बहुत ज्यादा है, अलग अलग धर्म के, अलग अलग जाति के, अलग अलग संप्रदाय के। तो उस विविधता का भी सम्मान करना है, सबके धर्म का सम्मान करना है, सबकी जाति का सम्मान करना है। और ये हो गया बी रेस्पेक्टफुल। तो सबके लिए आदर पूर्वक भाव रखने हैं इंटरनेट पर। ऐसा नहीं करना कि किसी की या तो प्राइवेसी को आप ब्रेक करना चाह रहे हैं या उसकी डाइवर्सिटी के बारे में कुछ गलत कमेंट कर रहे हैं। सो बी रिस्पॉन्सिबल, जिम्मेदार बनना है वहां पर। अवॉइड साइबर बुलिंग। साइबर बुलिंग क्या होती है? ऑनलाइन गाली गलौज करना, किसी को ऐसी भाषा बोलना जो उसको अच्छी ना लगे, तो उसको उससे बचना है साइबर बुलिंग से। डोंट फीड द ट्रोल। अगर कुछ गलत बातचीत चल रही है वहां पर तो उसको, उसमें आपको कमेंट नहीं करने हैं। तो डोंट फीड द ट्रोल। तो ट्रोल हो रहा है किसी के पीछे, कोई मान लो कोई नेता को गाली दे रहा है किसी भी पार्टी के को, तो आप भी उसमें गाली देने लग गए, तो वो चीज नहीं करनी है। डोंट फीड द ट्रोल। तो रिस्पॉन्सिबल बनना है आपको। सो बी एथिकल। एथिकल का मतलब नो कॉपीराइट वायोलेशन, यानी किसी और का कॉपीराइटेड मटेरियल है तो उसको नहीं चुराना है, उसको अपने नाम से यूज नहीं करना है। फिर शेयर द एक्सपर्टाइज। अगर आप में कोई एक्सपर्टाइज है, अगर आप किसी सब्जेक्ट में एक्स्ट्रा नॉलेज रखते हैं तो वो आपको शेयर करनी चाहिए। तो ये तो हो गए नेट एटिकेट्स। नेक्स्ट है आपका कम्युनिकेशन एटिकेट्स। तो कम्युनिकेशन जब हम करेंगे तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कोई मैसेज ईमेल कर रहे हैं या कोई मैसेज भेज रहे हैं तो बी प्रिसाइज, संक्षेप में अपनी बात कहिए। बात को बढ़ा चढ़ा करेंगे, ज्यादा लाइन में कहेंगे तो लोगों को आजकल टाइम नहीं है और उनका टाइम भी वेस्ट होगा। तो बी प्रिसाइज, दूसरे के समय का भी सम्मान करना है, इसलिए संक्षेप में अपनी बात कहनी है। रेस्पेक्ट टाइम, समय का रेस्पेक्ट करना है। रेस्पेक्ट डेटा लिमिट्स, और इस चीज का भी ध्यान रखना है, कोई हम ज्यादा डेटा भेज देते हैं सोशल मीडिया पे तो दूसरे को भी ज्यादा डेटा खर्च करना पड़ेगा। तो डेटा लिमिट्स का भी ध्यान रखना है और टाइम का भी ध्यान रखना है। बी पोलाइट, विनम्र बनना है। बी क्रेडिबल, भरोसेमंद बनना है, गलत इंफॉर्मेशन को शेयर नहीं करना है। तो बी क्रेडिबल, बी पोलाइट, बी प्रिसाइज, ये तीन आपके कम्युनिकेशन एटिकेट्स हैं। बी प्रिसाइज, संक्षेप में अपनी बात कहिए। बी पोलाइट, विनम्रता से अपनी बात कहिए। बी क्रेडिबल, सही और सच्ची बात कहिए। क्रेडिबल बनिए, भरोसेमंद बनिए। ठीक है, तो ये हो गए आपका कम्युनिकेशन एटिकेट्स। और लास्ट है आपके सोशल मीडिया एटिकेट्स। जब सोशल मीडिया को आप यूज करेंगे तो पहले तो आपको सिक्योर रहना है, फिर आपको रिलायबल बनना है। यानी रिलायबल मतलब आप अगर कोई इन्फॉर्मेशन डालें तो वो अगर आप पूरी तरह से विश्वस्त हैं कि वो सही है तभी उसको शेयर करेंगे। थिंक बिफोर यू अपलोड। कुछ भी अपलोड करने से पहले सोचिए कि आप, ऐसा तो नहीं है कि आप कोई अफवाह का पार्ट बन रहे हैं या किसी गलत मैसेज को फैलाने का हिस्सा बनने जा रहे हैं। तो बी रिलायबल, बी सिक्योर, चूज योर पासवर्ड वाइजली। आपका ही कोई आइडेंटिटी थेफ्ट करके आपके साथ क्राइम ना हो जाए। तो सिक्योर भी रहना है सोशल मीडिया पे। अपना पासवर्ड बुद्धिमानी से सिलेक्ट करना है कि कोई उसको गैस न कर पाए। किसको दोस्त बनाना है ऑनलाइन वो भी पहले से आपको पता होना चाहिए। नो हु यू आर, हु यू बी फ्रेंड, किसके आप मित्र हैं, इस बात को जानिए। बिवेयर ऑफ फेक इंफॉर्मेशन, गलत जानकारी से भी बचिए। तो सोशल मीडिया, ये हमने पढ़े तीन तरह के नेट एटिकेट्स के, नेट एटिकेट्स, कम्युनिकेशन एटिकेट और सोशल मीडिया एटिकेट्स। ठीक है, और अगली बार हम पढ़ेंगे डेटा को कैसे प्रोटेक्ट करना है इंटरनेट पर। इसमें कोई डाउट शिवम? तो सर ठीक है, तो आज की क्लास यही खत्म करते हैं और इसको एक बार पढ़ लेना, कोई डाउट हो तो पूछ लीजिएगा। ठीक है, कल हम पढ़ेंगे ठीक है डेटा सर। प्रोटेक्शन। ओके सर।